तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे जब हम एब्डोमेन को एग्जामिन करेंगे तो उसमें हमारी स्टेप्स कौन से होनी चाहिए। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो हेडिंग है एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में बहुत अहम है और बहुत मरतबा एग्जाम के अंदर ये आया भी है। तो एब्डोमेन की एग्जामिनेशन और इसका वाइवा दोनों बहुत अहम है। ठीक है जी, तो दोनों का भी हम डिस्कस करेंगे। एब्डोमेन के अंदर जब हम एग्जामिन करते हैं इसमें तीन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। या तो प्रोफेसर साहब आपको कमांड देते हैं कि जनरल एब्डोमेन एग्जामिनेशन करें। ठीक है, इसमें हम एब्डोमेन के अंदर 9 के 9 क्वाड्रेंट्स देखते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, पाल्पेशन करते हैं और परकशन करते हैं। ठीक है जी, कभी कभार वो कहता है एग्जामिन द एब्डोमेन फोकस ऑन द लीवर, हमें वो कमांड देते हैं कि आप लीवर की एग्जामिनेशन करें, या वो एब्डोमेन के अंदर स्प्लीन बताते हैं या किडनी बताते हैं। तो तीन चीज़ें हैं जो हमसे वो पूछ सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने माइंड में ये याद रखना है कि आइदर द प्रोफेसर इज कमांडिंग टू एग्जामिन द लीवर, या इसके अंदर लेके स्प्लीन आ सकता है, दैट इज कॉल्ड स्प्लीन, एंड किडनी। ये तीन चीज़ें हैं जो हम ज़्यादा देखते हैं स्पेशली इन दी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अब जो एब्डोमेन एग्जामिनेशन है इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने समझनी है। ठीक है जी, सबसे पहले जब आपको कमांड मिलता है कि आप एब्डोमेन एग्जामिन करें तो सबसे पहले आपने हाथ को सैनिटाइज करना है। अब ये हमें पेशेंट को टच करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन है तो उसके लिए हमें हैंड को सैनिटाइज करना ये लाजमी होता है। तो सबसे पहले के सैनिटाइज द हैंड, सैनिटाइज द हैंड। ठीक है जी, जब आप सैनिटाइज करते हैं अपने हाथ को तो इसके बाद लेके राइट साइड अप्रोच, हम पेशेंट की राइट साइड पे जाते हैं। तो राइट साइड अप्रोच, नेक्स्ट इज कॉल्ड राइट साइड अप्रोच। और थर्ड नंबर पे आप लोग लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर। हम एक्सपोजर कराएंगे, पेशेंट को बताएंगे कि इस एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है कि मतलब जो एडिक्वेट एक्सपोजर है वो आप लोगों ने करानी है। लेकिन ये तो सबको पता है कि जो एक्सपोजर करते हैं इसके लिए हमें पहले पेशेंट से कंसर्न लेना होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंसर्न। तो आप लोगों ने इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्जामिनेशन में जब आप मरीज के पास जाते हैं फर्स्ट यू सैनिटाइज योर हैंड, फिर इसके बाद आप राइट साइड पे जाते हैं और सबसे पहले आप पेशेंट को ग्रीट करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली है, मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जो आपका मुआयना कर रही है। आज प्रोफेसर साहब ने मुझे आपके पेट का मुआयना करने के लिए कहा है, उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे। जब आप पेशेंट पे अपना रेपो बिल्ड करेंगे, आप उसे इंट्रोडक्शन और अपना बायोडाटा पूछेंगे, फिर आखिर में आप ये बताएंगे कि इस मुआयने के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी कमीज़ उतार दें या आप अपनी कमीज़ ऊपर करें ताकि आपका मुआयना बेहतर तरीके से हो जाए। तो आप लोग को मैंने लास्ट भी बताया था, प्रीकार्डियम के अंदर और एब्डोमेन के अंदर हमें एक्सपोज करना ही पड़ता है। पेशेंट को आपने बताना है, अगर पेशेंट बताएगा कि ठीक है मैं तैयार हूँ, तो कभी कभार एग्जामिनर कहेगा कि ठीक है बस आप आगे कंटिन्यू करें, आप इमेजिन करें कि पेशेंट ऑलरेडी एक्सपोज है। लेकिन ओस्की के अंदर एक्यूरेट एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट का एक्सपोज होना ये इंतहाई ज़रूरी होता है। ठीक है जी, दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू पीपल मस्ट नो फॉर द एक्यूरेट एग्जामिनेशन। हम जब एब्डोमेन की एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। पहले हमें देख के मुआयना करना होगा, दैट इज इंस्पेक्शन। फिर हाथ लगा के मुआयना करना होगा, वो पाल्पेशन है। फिर एक हाथ रख के दूसरे हाथ पे मार के मुआयना करना होगा, वो परकशन है। और आखिर में स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, वो ऑस्कल्टेशन है। तो हाउ मेनी स्टेप्स वी शुड फॉलो? 4 स्टेप। तो लेकिन इंस्पेक्शन में हम क्या चेक करेंगे और इंस्पेक्शन में हमने करना क्या है। अभी हम पेशेंट को बताएंगे कि आप रिलैक्स हो जाए। अभी मैं आपके देख के सबसे पहले आपके पेट का मुआयना करूंगा। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन। व्हेन यू सी द पेशेंट विदाउट एनी टच, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। ये इंस्पेक्शन है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ, अगर ये एग्जामिनेशन बेड है ना, थोड़ा सा आप लोगों ने इसको देखना है। ये एग्जामिनेशन बेड है, यहाँ पे जो पेशेंट है वो ऐसे जनाब 45 एंगल में, मतलब उनको इस तरह फॉर एग्जाम्पल बिठाया होगा। ठीक है जी, ओके। अब ये इस तरह 45 एंगल पे पेशेंट को इस तरह लिटाया होगा और आप इसकी एब्डोमेन एक्सपोज कर चुके हैं। गुड स्टूडेंट ये है कि ये स्टेप्स वो सीख सकता है। इधर फोकस करे कि इसके अंदर मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मतलब एब्डोमेन के अंदर वो ये देखता है कि सबसे पहले जब पेशेंट इस तरह लेटा है तो आप पेशेंट की लेटरल साइड से आए, मतलब उसकी लेटरल साइड से आके थोड़ा सा नीचे जाए और एट द लेवल ऑफ पेशेंट आप उसकी एब्डोमेन को क्लोजर लुक से देखें। ठीक है जी, तो नंबर 1 सबसे पहले हमने लेटरल साइड को देखना है। फिर इसके बाद हम टो एंड पे जाते हैं। टो एंड पे जाते हैं और हम एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन देखते हैं, एब्डोमिनल मूवमेंट देखते हैं, मतलब टो एंड से भी हम एब्डोमेन देखते हैं। फिर टो एंड के बाद या उससे पहले हम साइड से देखेंगे और फिर साइड के बाद हम जाके उसको जनाब फ्रंट से भी देखेंगे। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें हैं, फ्रॉम द टो एंड ऑफ द बेड, फ्रॉम द लेटरल पोजीशन एंड फ्रॉम द फ्रंट साइड। ठीक है जी, इन तीनों के अंदर हम क्या करेंगे? इंस्पेक्शन करेंगे।
अब इंस्पेक्शन पे आप क्या देखेंगे, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नजर आनी चाहिए। तो लेके जनाब इसमें कोई स्कार वगैरह है कि नहीं, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे जब हम एब्डोमेन की इंस्पेक्शन करेंगे तो हमें ये भी तो नजर आ सकता है कि कोई स्कार है कि नहीं। और यहाँ पे जो स्कार है ये कोई प्रीवियस सर्जरी के बारे में बता सकती है, लाइक अपेंडिक्टोमी है, कोलिसिस्टेक्टोमी है। अगर एक फीमेल है तो उसकी सी सेक्शन वगैरह हो चुकी होगी, ठीक है जी। तो आप लोगों ने स्कार के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट एक है स्किन कलर, कि एब्डोमेन की जो स्किन कलर है वो इसकी टेक्सचर क्या है। जो स्किन कलर है इसमें आप लोगों को पेल अपीयरेंस नजर आ सकती है, पेलरनेस में भी अनीमिया, लाइक अगर वो ब्लू है तो उसके अंदर वो साइनोसिस भी हो सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट एक है प्रोमिनेंट वेन्स, प्रोमिनेंट वेन्स। अब ये जो प्रोमिनेंट वेन्स है ये पोर्टल हाइपरटेंशन में होते हैं। जब पेशेंट सीरोटिक होता है तो बैक प्रेशर की वजह से, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से द पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस दे बिकम डायलेटेड, जिसको हम एनगोर्ज्ड वेन भी कहते हैं। अगर वो डायलेटेड वेन आपको अम्बिलिकस के इर्द गिर्द नजर आ जाए तो उसको कैप्यूट मेडुसा कहते हैं। अगर वो चेस्ट के लेवल पे आ जाए तो उसको स्पाइडर एंजियोमेटा कहते हैं, ठीक है जी। तो प्रोमिनेंट वेन के अंदर आप लोग यहाँ पे एक लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैप्यूट मेडुसा, ठीक है जी। हम ये देखते हैं। नंबर 4 लेके एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन, हमें क्या नजर आ सकती है, एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन। कुछ लोग होते हैं जब हम उसको एग्जामिन करते हैं तो उसकी एब्डोमिन अच्छी खासी डिस्टिंक्ट होती है। अब जो एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन है इसकी लीडिंग काज एडीमा होती है। क्या होती है, एडीमा, एसाइटस हो सकता है। अगर आप फीमेल को एग्जामिन करते हैं, मे बी शी इज प्रेग्नेंट, वो फीटस भी हो सकता है। तो फीटस, एडीमा, कभी कभार क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इन सब के अंदर क्या होता है, एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन होता है। लेकिन जो एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन है इसमें ज्यादातर जो केस होता है दैट इज एडीमा, हमें एडीमा नजर आ सकती है। और जो एडीमा है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एसाइटस शो करता है। एक्सेस फ्लूइड अक्यूमुलेशन इन द एब्डोमेन इज कॉल्ड एसाइटस। इसके बाद आप लोगों ने अदर साइंस चेक करने हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ साइंस होते हैं जो एब्डोमेन के अंदर बहुत अहम क्लू देते हैं। अगर अम्बिलिकस के इर्द गिर्द लाइक एकाइमोसिस है या ब्लूइश डिस्कलरेशन है तो इसके अंदर कूलिन साइन हो सकता है। अगर फ्लैंक एरिया है तो ग्रेट रनर साइन हो सकता है, सीन इन एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। ये किसके अंदर होता है, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। तो आप लोग यहाँ पे कूलिन साइन या ग्रेट रनर साइन, कूलिन साइन एंड ग्रेट रनर साइन, ये हम अम्बिलिकस के इर्द गिर्द देखते हैं और ये हमें फ्लैंक एरिया या जो लंबर एरिया है वहां पे देखने को मिल सकता है। और इन सब का मतलब ये होता है कि एक्चुअली देयर में भी पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है जी। फिर आप लोग जब एब्डोमेन को देखते हैं तो कभी कभार हमें एब्डोमेन के ऊपर इस तरह ब्लड की कलेक्शन मिलती है, लेके हीमाटोमा, हम क्या देख सकते हैं, हीमाटोमा देख सकते हैं। तो 6 नंबर पे लेके दैट इज कॉल्ड हीमाटोमा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, हीमाटोमा देख सकते हैं। नंबर 7 आप लोगों को लाइक पल्सेटाइल मास क्या नजर आ सकती है, पल्सेटाइल मास। और आप लोगों ने एनआरई स्टेप 1 में पढ़ा होगा कि पल्सेटाइल मास इन द एब्डोमेन इज सीन इन एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म। ये किसके अंदर होता है, एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म। तो इसके अंदर पल्सेटाइल मास वगैरह भी हो सकती है। सो दीज आर व्हाट ऑल अबाउट द इंस्पेक्शन इन द एब्डोमेन। तो जब हम एब्डोमेन के अंदर इंस्पेक्शन करते हैं, और ये कभी कभार क्या होता है, एसाइटिक ड्रेन वगैरह हो सकता है, तो आप लोग को वो ड्रेन वगैरह भी नजर आ सकता है। कभी कभार हमने ड्रेन लगाया होता है, जिस तरह चेस्ट ट्यूब होता है इस तरह एसाइटिक ड्रेन भी होता है। ये जो एक्सेस फ्लूइड अक्यूमुलेट होती है तो उसको हम कंटिन्यूसली बाहर निकालते हैं। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग दैट यू विल सी ऑन द एब्डोमेन स्पेशली इंस्पेक्शन। एक और आप लोग को मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, जब आपको कमांड मिलता है कि आप इस पेशेंट की एब्डोमेन एग्जामिनेशन करें और आप मरीज के पास आते हैं, मरीज को आप बताते हैं कि अभी मैं आपकी पेट को देख के मुआयना करूंगा और कुछ टेस्ट के लिए आपको बताऊंगा, जैसे मैं सिखाऊंगा आपने उस तरीके से करना है। तो आप उसको कहते हैं कि अपने हाथ जो है ऐसे करें। अब हाथ ऐसे करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, मतलब हम क्या कौन कौन सी चीजें, अगर पाल्मर एरिथीमा है, उसकी हाथ में कोई मसला है, डुपाइट्रन कंट्रैक्चर हो सकता है, सीरोटिक पेशेंट हो सकता है, या हम इस तरह करते हैं, इसकी नेल चेक करते हैं। नेल अगर व्हाइटिश है ये एल्ब्यूमिन डेफिशिएंसी होती है, ये लीवर सीरोसिस के अंदर होता है। किसके अंदर, लीवर सीरोसिस। दूसरी बात यह है, अगर हम नेल को देखते हैं, इसको हम कहते हैं ल्यूकोनीकिया, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोनीकिया का मतलब होता है व्हाइटिश नेल, इसको हम कहते हैं व्हाइटिश नेल, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोनीकिया। दूसरी बात, हम उनको एक चीज बताते हैं कि आप फॉर एग्जांपल उसकी हम चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस, अगर हम एब्डोमेन में जाते हैं तो आप हाथ तो चेक कर सकते हैं, बट हाथ इतना ज्यादा मैटर नहीं करता जितना हम क्लोजर लुक पे जाएंगे। लेकिन नेल चेंजेस है, पॉल्मर चेंजेस है, ये लीवर प्रॉब्लम के अंदर भी हो सकती है। कभी कभार लीवर फेलियर होता है, तो उसमें जब आप पेशेंट को कहते हैं कि अपने हाथ को ऐसे करें, वो फ्लैपिंग ट्रिमर होता है, एस्टिरेक्सिस उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टिरेक्सिस। ये भी लीवर सीरोसिस के अंदर होता है, जहां पे आप लोग लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड एस्टिरेक्सिस। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एब्डोमेन की क्लोजर लुक है। तो हम जब एब्डोमेन को देखते हैं तो हमें फोकस भी सिर्फ एब्डोमेन को करना होता है, ठीक है जी। आप लोगों ने वो स्टेप्स करनी है जिसपे आप लोग इंशाल्लाह फास्ट भी होंगे
और उन चीज़ों में ना पड़े जिसमें या तो वाइव आ जाए या अपनी स्टेप्स भूल जाए। तो आप लोगों ने एब्डोमेन को 3 जगहों से देखना है। जब आप पेशेंट को बताएंगे कि अभी पहले मैं आपकी पेट को देखने मतलब देख के मुआयना करूंगा, पेशेंट की आप टू एंड पे जाए और आप उसकी एब्डोमेन की सिमेट्री देखें कि उसकी एब्डोमिनल मूवमेंट कैसी है। पेशेंट ऐसे लेटे होगा ना, तो आपने पेशेंट की एब्डोमेन को देखना है। जब आप यहाँ से देखेंगे तो फिर आप थोड़ा सा इस तरफ थोड़ा सा झुक के इसकी एट द लेवल आ जाए एब्डोमेन को देखें, और फिर थोड़ा सा खड़े होकर उसकी यहाँ से एब्डोमेन को देखें। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हम क्लोजर लुक पे देखते हैं तो हमें ये चीज़ें नजर आ सकती हैं। इसके बाद हम पेशेंट को बताएंगे कि अभी मैं हाथ लगा के आपकी पेट का मुआयना करूंगा, तो लेके पल्पेशन करेंगे। क्या करेंगे? पल्पेशन। आफ्टर इंस्पेक्शन वी विल डू फॉर पल्पेशन। अब पल्पेशन के अंदर हम पेशेंट से कंसर्न लेंगे और पेशेंट को पूछेंगे आपको कोई दर्द वगैरह तो नहीं है, आप डिस्कम्फर्ट तो फील नहीं करते, ठीक है जी। अब मरीज को बताएंगे कि जब मैं आपकी पेट का मुआयना करूंगा और आपको दौरान मुआयना कहीं पे दर्द हो तो आप हमें बताइएगा, ठीक है जी। तो पल्पेशन में 2 चीज़ें हैं, एक हम सुपरफिशियल पल्पेशन करेंगे और एक हम डीप पल्पेशन करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे लिखते हैं सुपरफिशियल पल्पेशन। अब जो सुपरफिशियल पल्पेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, सुपरफिशियल पल्पेशन। अब यहाँ पे आप मरीज को एक कमांड देते हैं, मरीज को आप ये बताते हैं कि अभी मैं आपकी पेट पे हल्का सा हाथ रख के मुआयना करूंगा। हल्का हाथ रख के मुआयना करना ये क्या होता है? सुपरफिशियल पल्पेशन होती है। आपसे सर यहाँ पे वाइवा पूछ सकता है कि अब सुपरफिशियल पल्पेशन में क्या चेक कर सकते हैं? नंबर 1, हम इनिशियली हल्का हाथ इसलिए रखते हैं कि पेशेंट को कहीं दर्द वगैरह तो नहीं है। अगर आप इनिशियली डीप पल्पेशन करेंगे तो क्या पता पेशेंट को इतना शदीद दर्द हो कि वो दूसरा हाथ रखने के लिए आपको अलाउ ही ना करे। तो नंबर 1 लेके टू सी टेंडरनेस, किसके लिए? टेंडरनेस। सुपरफिशियल पल्पेशन इसलिए करते हैं जिसपे हम ये मालूम करें कि आया पेशेंट को टेंडरनेस है कि नहीं है, नंबर 1, ठीक है जी। नंबर 2, सुपरफिशियल पल्पेशन से हमें लम्प या मास का भी पता चलता है। जब आप एब्डोमेन पे हाथ रखते हैं, इफ यू फील बॉल लाइक स्वेलिंग दैट विल बी एब्डोमिनल लम्प या एब्डोमिनल मास। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे हम मास या लम्प भी मालूम कर सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम सुपरफिशियल पल्पेशन करते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि कोई एब्डोमिनल मसल रिजिडिटी है कि नहीं है, कोई एब्डोमेन के अंदर सख्तपन आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कभी कभार जब आप एब्डोमेन को पल्पेट करते हैं एंड यू पुश द एब्डोमिनल मसल यू फील रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस फील होती है, और उस रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि जो एब्डोमिनल मसल है दे बिकम रिजिड, वो रिजिड होते हैं। सो एनी टेंडरनेस, एनी मास और लम्प इन द एब्डोमेन एंड रिजिडिटी, ये 3 चीजें हम मालूम करते हैं किस चीज के ऊपर? सुपरफिशियल पल्पेशन। सुपरफिशियल पल्पेशन हम करते हैं 9 जगहों पे, मतलब एब्डोमेन के 9 हिस्से हैं। मतलब ये वाला राइट अपर हाइपोकोंड्रियम है, तो इसके नीचे राइट लंबर है और फिर राइट इलियक फोसा है। क्या है? राइट इलियक। इसी तरह ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, लेफ्ट लंबर है और लेफ्ट इलियक फोसा है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है? एपिगैस्ट्रिक है, फिर अम्बिलिकल एरिया है, फिर हाइपोगैस्ट्रिक एरिया होता है, ठीक है जी। तो ये 9 जगहों पे हम हाथ रखेंगे हल्का सा, बट इसमें वो स्टूडेंट पास होता है जो एक चीज वो करता रहता है। वो क्या है? जब आप पेशेंट के पेट पे हाथ रखते हैं एट द सेम टाइम यू कैन सी द फेस ऑफ द पेशेंट। आप पेशेंट की फेस को रीड करें कि उसमें कोई एक्सप्रेशन चेंजेस तो नहीं आ रही। क्या पता जब आप उसको दबा रहे होते हैं तो पेशेंट फील पेन, लेकिन वो आपको बता नहीं सकता। तो आपने एट द सेम टाइम पेशेंट की फेस की तरफ देखना है कि उनमें कोई एक्सप्रेशन चेंजेस आ रही है कि नहीं। तो नीचे नोट में लेके एट द सेम टाइम वी विल फोकस ऑन दी फेस ऑफ द पेशेंट टू सी फेशियल एक्सप्रेशन चेंजेस, ठीक है जी। तो आप लोगों ने ये चीज समझनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आप पल्पेशन करते हैं, चाहे हम सुपरफिशियल पल्पेशन करें या हम डीप पल्पेशन करें, तो हमें एट द सेम टाइम फेस की तरफ देखना है कि आया पेशेंट के अंदर कोई फेशियल चेंजेस आ रही है कि नहीं आ रही है। ये जो स्टूडेंट करता है ये एग्जामिनर नोट करता है एंड दैट इज अ साइन ऑफ गुड पल्पेशन। जब आप बेहतर पल्पेशन करते हैं तो आपने सिर्फ पेट को नहीं देखना, आपने एट द सेम टाइम उसकी फेस को भी फोकस करना है। तो हम हाथ से फील करते हैं, अगर लंप है, रिजिडिटी है या कोई टेंडरनेस है, वो तो हमें हाथ से फील होता है, बट उसकी जो सिविरिटी है पेन वगैरह की वो हम फेशियल एक्सप्रेशन से मालूम करते हैं। फिर इसके बाद हम मरीज को बताएंगे कि अभी मैं थोड़ा सा दबा के आपकी पेट का मुआयना करूंगा, इसको कहते हैं डीप पल्पेशन। कौन सा? डीप पल्पेशन। पहले तो हमने बोला है सुपरफिशियल पल्पेशन, इसके बाद लेके डीप पल्पेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे कि डीप पल्पेशन कौन सी है और इसके जरिए हमने क्या करना है। पहले आपने जेंटली सिर्फ हाथ रखा है और इसके एब्डोमेन को फील किया है। इसके बाद आप हाथ को थोड़ा प्रेस करके उसकी पल्पेशन करेंगे, इसका नाम क्या होता है? डीप पल्पेशन। सो डीप पल्पेशन हम क्यों करते हैं? टू सी फॉर ऑर्गेनोमेगेली। अगर कोई ऑर्गन है वो साइज में बढ़ चुका है, लाइक हेपेटोमेगेली है, स्प्लीनोमेगेली है, तो ऑर्गेनोमेगेली को हम फील करते हैं बाय विच पल्पेशन? डीप पल्पेशन। तो आप लोग यहाँ पे आंसर लेके कि अगर आप लोगों से सर ये पूछे कि डीप पल्पेशन के ऊपर हमें क्या चीज महसूस हो सकती है? एनलार्जमेंट ऑफ एनी ऑर्गन दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेगेली। तो उसमें हेपेटोमेगेली भी है, इसमें स्प्लीनोमेगेली भी आ सकती है, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दी पल्पेशन साइड।
अब इसके बाद हम पेशेंट को बताएंगे कि अभी मैं पेट के ऊपर एक हाथ रख के अपने हाथ से दूसरे हाथ को मार के आपका मुआयना करूंगा। तो लेके परकशन करेंगे। क्या करेंगे? परकशन। तो थर्ड नंबर जो स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड परकशन, व्हिच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो थर्ड नंबर पे हम जाएंगे। तो वी कैन डू परकशन इन द पेशेंट। परकशन में क्या होता है कि एक हाथ हम पेशेंट पे रखते हैं और अपने दूसरे हाथ की उंगली से अपने हाथ की उंगली को मार के उसकी रेजोनेंस नोट को मालूम करते हैं। ये जो परकशन है ये एग्जामिनेशन का एक तरीका तो है, लेकिन इस पे हर एक बंदा पैथोलॉजी मालूम नहीं कर सकता। अगरचे हमने प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, बट ये जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं या प्रोमिनेंट पैथोलॉजी होती है उससे हमें इसमें हेल्प मिल सकती है। बट एवरीवन या एवरी पैथोलॉजी हम परकशन से मालूम हो नहीं कर सकते, बट इट शुड बी द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। जब हम स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन करते हैं परकशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। जहाँ पे सर एक सवाल करता है, वो आप लोगों से ये पूछता है कि डॉक्टर साहब जब आप परकशन करते हैं तो फ्लेक्सर क्या होता है, और वो आपसे ये भी पूछता है कि फ्लेक्सीमीटर क्या होता है। ठीक है जी, ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, फ्लेक्सर वर्सेस फ्लेक्सीमीटर। ये आप लोगों से वो वाइवा में पूछते हैं। देखिए एक्चुअली जब आप हाथ रखते हैं तो हाथ जब आप रखते हैं पेशेंट के ऊपर, तो जो हाथ आपने रखी है तो इसके ऊपर जो मिडल फिंगर है उसका दूसरा फिंगर आप मारेंगे। तो जो फिंगर हम मारेंगे दूसरे फिंगर के ऊपर, उसका नाम फ्लेक्सर है। क्या है? फ्लेक्सर है। फ्लेक्सर वो फिंगर है जिस पे आप मारेंगे, और जिस फिंगर को हम मारेंगे उसका नाम क्या है? फ्लेक्सीमीटर है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो फ्लेक्सीमीटर वो फिंगर है जिसपे हम दूसरी फिंगर को मार रहे होते हैं, और जिस फिंगर से मार रहे होते हैं उसका नाम क्या है? तो फ्लेक्सर होता है। ठीक है जी। तो आप लोग इसका अगर सिंपल लिख सकते हैं, द फिंगर फॉर स्ट्राइक, मतलब द फिंगर टू स्ट्राइक या द फिंगर विच स्ट्राइक दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सर। वो फ्लेक्सर है वो फिंगर जो आप स्ट्राइक करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सर। और आप लोग लिख सकते हैं द फिंगर टू बी स्ट्राइक, मतलब वो फिंगर जिस पे हम स्ट्राइक करेंगे उसका नाम क्या है? फ्लेक्सीमीटर है। आप लोग के ख्याल में ज्यादा जोर, ज्यादा मैक्सिमम लोड जो है वो फ्लेक्सर पे होता है कि फ्लेक्सीमीटर पे? फ्लेक्सीमीटर पे। तो ज्यादा फोर्स फ्लेक्सीमीटर लेगा, ज्यादा जोर लेगा, तो उसमें ज्यादा टर्म आते हैं। इस तरह याद रखें। ठीक है, दैट इज ज्यादा। तो इसका मतलब यह है कि जिस उंगली से आप मार रहे हैं वो तो फ्लेक्सर है, और जिस उंगली पे आप मार रहे हैं उसका नाम फ्लेक्सीमीटर होता है। ठीक है जी। तो ये दो बातें यहाँ से अगर वो पूछे तो आप लोग को आंसर आना चाहिए। परकशन जब हम करते हैं तो ये भी हम 9 क्वाड्रेंट्स में करते हैं। कितने में? 9 क्वाड्रेंट्स में करते हैं, और हम रेजोनेंस नोट फील करते हैं। ठीक है जी, या डल नोट फील करते हैं। एनी डलनेस, अगर एब्डोमेन में आप परकशन करते हैं एंड इफ यू फील एनी डलनेस, इट्स मीन कोई सॉलिड आर्गन है। जहां पे आर्गन सॉलिड होती है तो वहां पे जो परकशन नोट होता है दैट शुड बी डल। इसको डलनेस कहते हैं। लाइक लीवर एज है या स्प्लीन एज है, जब इसको हम मारते हैं तो हमें डल फील होता है। तो जो परकशन नोट है जहां पे वो डल होता है, इसका मतलब यहाँ पे कोई सॉलिड आर्गन पड़ा होता है। ठीक है जी। परकशन में एक हाइपर रेजोनेंस नोट होता है। जो हाइपर रेजोनेंस नोट होता है उसमें क्या होता है? कोई एयर वगैरह है। तो हाइपर रेजोनेंस वो एयर शो करता है, और डलनेस कोई सॉलिड आर्गन शो करता है। ठीक है जी। अगर एक फॉर एग्जांपल पेशेंट है, ये कभी कभार आप लोगों से वो वाइवा में पूछते हैं कि अगर एक पेशेंट है उसको एसाइटस है, क्या है? एसाइटस है, तो आप उसकी परकशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखें, जब आप परकशन करते हैं आप इस एपिगैस्ट्रिक एरिया से स्टार्ट करते हैं और नीचे जाते हैं अम्बिलिकस की तरफ। अम्बिलिकस तक जब आप आते हैं तो फ्लूइड ज्यादा की वजह से यू विल फील डलनेस। आपको क्या महसूस होगी? डलनेस महसूस होगी। फिर जब एरिया जहां पे आप डल फील करेंगे, फिर आप पेशेंट को कहे कि करवट बदल ले। तो जब वो करवट बदलेगा लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, वो तो वैसे सुपाइन में होगा ना, मतलब सीधा लेटा होगा। तो जब आप डलनेस फील करेंगे तो आपने हाथ वहां पे रखा होगा, हाथ आपने रिमूव नहीं करना, बट पेशेंट को कहे कि आप उस तरफ करवट बदले। जब वो उस तरफ करवट बदलता है देन यू हैव टू वेट फॉर 15 to 20 सेकंड। कितना? 15 to 20 सेकंड। क्योंकि जब वो इस तरह करवट बदलता है तो उसका जो डिपेंडेंट पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, वहां पे फ्लूइड आएंगे क्या? नहीं, क्योंकि फ्लूइड तो सारा का सारा किस पार्ट में जाएंगे? डिपेंडेंट पार्ट में। तो फ्लूइड को नीचे जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट। तो जहां पे आपने हाथ पहले रखी थी वहां पे फ्लूइड थी, अब करवट बदलने से वो फ्लूइड वहां पे है कि नीचे चली गई? नीचे। तो वो एरिया जो है ऊपर खाली हो गया है। फिर जब आप दोबारा इसको परकस करेंगे तो आपको रेजोनेंस नोट फील होगा। क्या फील होगा? रेजोनेंस। इसका मतलब यह है जो पहले डलनेस थी अब वो शिफ्ट हो गई है नीचे, इसको हम शिफ्टिंग डलनेस कहते हैं। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग डलनेस। तो शिफ्टिंग डलनेस इज सीन फॉर एसाइटिक पेशेंट। ये किसके लिए करते हैं? एसाइटिक पेशेंट के लिए। और ये हम क्यों करते हैं? डलनेस अगर आप फील करते हैं परकशन के ऊपर, इसका मतलब या तो सॉलिड आर्गन है या इसका मतलब वहां पे लोकल फ्लूइड है, ये दोनों में होता है। अब ये देखना कि जो डलनेस है आया वो रियल में फ्लूइड की वजह से है या सॉलिड आर्गन की वजह से है। तो जब आप पेशेंट को करवट बदलने के लिए कहते हैं, अगर वो सॉलिड आर्गन होता तो वो तो मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर वो फ्लूइड है तो वो क्या करेगी? मूव करेगी। तो अगर मूव करने पे आपकी डलनेस शिफ्ट होती है तो वो फ्लूइड होगा, और अगर आपकी डलनेस शिफ्ट नहीं होगी तो वो सॉलिड आर्गन होगी। आप समझ गए कि नहीं? तो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द परकशन एंड शिफ्टिंग डलनेस।
इसके बाद अब लेके अस्कुल्टेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम पेशेंट की अस्कुल्टेशन करेंगे। अस्कुल्टेशन जब हम करते हैं तो इसमें हम कौन कौन सी स्टेप्स करेंगे वो भी आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ। दैट इज कॉल्ड अस्कुल्टेशन। तो जब हम अस्कुल्टेशन करते हैं वी विल पुट डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप नियर द अम्बिलिकस टू सी फॉर या टू हेयर फॉर बाउल साउंड। क्या सुनेंगे? बाउल साउंड सुनेंगे। लेकिन स्टेथोस्कोप रखने के बाद वो बंदा, मैंने आप लोगों को पहले दिन जैसे कहा था कि एक्टिंग है, अब ये जो चीज कर रहे हैं वो आप सुन रहे, पेशेंट न पेशेंट को पता है न एग्जामिनर को पता है। लेकिन जो स्टेथोस्कोप रखते हैं ये वो देखता है कि आप कितनी मिनट के बाद उसको उठाते हैं। अगर स्टेथोस्कोप रखने के बाद 2 सेकंड के बाद दूसरी जगह फिर तीसरी जगह, ये गलत है। बाउल साउंड को सुनने के लिए हमें स्टेथोस्कोप को 5 से 10 सेकंड तक एक जगह पे रखना चाहिए होता है। ठीक है जी। सो पुट स्टेथोस्कोप फॉर एटलीस्ट 5 to 10 सेकंड इफ यू वांट टू हेयर बाउल साउंड प्रॉपर्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पे लेके हम अस्कुल्टेशन इसलिए करते हैं टू हेयर फॉर व्हाट आंसर इज बाउल साउंड। तो बाउल साउंड सुनने के लिए हम अस्कुल्टेशन करेंगे और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि कितना सेकंड के लिए हम स्टेथोस्कोप रखेंगे, 5 से 10 सेकंड के लिए। ठीक है जी। सो 5 to 10 सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट स्टेथोस्कोप इन वन प्लेस। कभी कभार हमें एबनॉर्मल साउंड सुनने को मिलती है, दैट मे बी रीनल ब्रूई। क्या हो सकता है? रीनल ब्रूई। क्योंकि जो अम्बिलिकस है इसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे रीनल आर्टरी है। क्या है? रीनल आर्टरी। तो हमें ब्रूई की तरह पे फील हो सकता है। और जो नॉर्मल बाउल साउंड है वो इस तरह क्रैकल या कोर साउंड होता है। और वो जब फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन के अंदर हमारी जो फूड पार्टिकल है ये जब नीचे जा रही होती है तो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है। उस मोटिलिटी की वजह से जो हमें साउंड सुनने को मिलती है उसको हम बाउल साउंड कहते हैं। लेकिन एक इंटेस्टाइन पेरिस्टालसिस के अंदर बाउल साउंड को जनरेट करने में तकरीबन 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है। तो इतने टाइम के लिए आप एक जगह पे स्टेथोस्कोप रखेंगे और आप ऐसा फील करेंगे कि मैं पेशेंट की बाउल साउंड सुन रहा हूँ। सो आई शुड कीप दैट स्टेथोस्कोप फॉर 5 to 10 सेकंड। ठीक है जी। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द 4 स्टेप इन द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो जब हम एब्डोमेन में जाते हैं अब आप लोग इंपोर्टेंट लेके इंपोर्टेंट डायग्राम। अब इस डायग्राम से आप लोग का एग्जामिनेशन ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि जब हम एब्डोमेन को एग्जामिन करेंगे तो इनिशियली हम देख के मुआयना करेंगे, वो इंस्पेक्शन है। फिर हाथ लगा के मुआयना करेंगे, हल्का, वो सुपरफिशियल है। दबा के मुआयना करेंगे, हाथ थोड़ा सा दबा के पेट का मुआयना करेंगे, वो क्या है? डीप पाल्पेशन है। फिर परकशन है और आखिर में अस्कुल्टेशन है। ये तो 4 स्टेप्स आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी हम डिस्कस करते हैं इंपोर्टेंट डायग्राम। हेडिंग दे दें कि इस डायग्राम के अंदर कुछ आप लोगों को क्लू बताऊंगा ताकि आप लोग को वहां पे कमांड मिले तो फिर आप लोगों को परफॉर्म करने में आसानी होगी। देखिए बहुत आसान सी कंसेप्ट है। आप लोगों को मैं जस्ट पहले से यहाँ पे ये बताता चलूँ कि दैट इज कॉल्ड दी स्टर्नम। ये क्या है? स्टर्नम है। और स्टर्नम का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है दैट इज ज़िफाइड प्रोसेस। ये क्या है? ज़िफाइड प्रोसेस है। एक्चुअली जो ज़िफाइड प्रोसेस है ये बिल्कुल सेंटर में होता है, एपिगैस्ट्रिक एरिया के साथ होता है। अब मैं ऐसा खड़ा हूँ, आप लोग इमेजिन करें ये ज़िफाइड प्रोसेस है तो उसका ये वाला साइड मेरा राइट है और ये वाला लेफ्ट है। तो आप लोग ऐसा करें कि यहाँ पे हम कहते हैं कि ये राइट अपर क्वाड्रेंट है और ये क्या है? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है। ऐसा क्या नहीं? दैट इज राइट अपर एंड लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है। ठीक है जी। अब एब्डोमेन के अंदर जो क्वाड्रेंट्स है वो 4 होते हैं और रीजन्स 9 होते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे इसको मैं एक और नाम भी दे सकता हूँ। इसको हम कहते हैं राइट अपर हाइपोकोंड्रियम। इसका नाम क्या है? राइट अपर हाइपोकोंड्रियम। ये रीजन है। क्वाड्रेंट की बात हम नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट अपर हाइपोकोंड्रियम। ये हमारे पास दूसरा है, दैट इज कॉल्ड हाइपोकोंड्रियम। अब मुझे ये बताए ये कौन सा एरिया है? दैट इज एपिगैस्ट्रिक एरिया। ये क्या है? एपिगैस्ट्रिक एरिया है। अब इसके नीचे आए तो ये राइट लंबर है। क्या है? राइट लंबर रीजन है, दैट इज कॉल्ड राइट लंबर रीजन। और इसके नीचे क्या होगा? राइट इलियक फोसा। इसका नाम क्या है? राइट इलियक फोसा, या इसको हम राइट इलियक रीजन भी कहते हैं। ठीक है। अब ये 3 हो गए यहाँ पे लेके। तो ये क्या है? लेफ्ट लंबर रीजन है, क्योंकि लेफ्ट किडनी और लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड ये कहाँ पे होते हैं? लेफ्ट लंबर रीजन में। और ये लेफ्ट इलियक फोसा या लेफ्ट इलियक रीजन होता है। ये राइट इलियक फोसा है जहाँ पे अपेंडिक्स होता है और ये क्या है? लेफ्ट इलियक फोसा है। फिर इसके बाद यहाँ पे अम्बिलिकस है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकस। और इसके नीचे हाइपोगैस्ट्रिक एरिया होता है, दैट इज नोन एज हाइपोगैस्ट्रिक एरिया। तो कभी कभार जब आप एब्डोमेन की एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आपसे प्रोफेसर ये भी पूछता है कैन यू टेल मी द 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन। आप लोगों ने ये 9 रीजन याद रखने हैं कि 9 रीजन में एक राइट अपर हाइपोकोंड्रियम है, तो एक क्या है? लेफ्ट अपर हाइपोकोंड्रियम है। एक राइट लंबर है और एक लेफ्ट लंबर है। एक राइट इलियक फोसा है, एक लेफ्ट इलियक फोसा है। और जो एपिगैस्ट्रिक है इसके नीचे अम्बिलिकस है और नीचे हाइपोगैस्ट्रिक एरिया है। सो दीज आर दी 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन। ये एब्डोमेन की 9 रीजन है। तो जब हम पेशेंट की तरफ जाते हैं तो देखिए हम पेशेंट की राइट साइड पे जाते हैं। किस साइड पे? राइट साइड पे। तो आप लोग इमेजिन करें मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये पेशेंट लेटा है, तो इसका ये कौन सा साइड है? राइट साइड है। तो जब आप पाल्पेशन स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से?
यहाँ से, ये कौन सी जगह है, लेफ्ट इलियक फोसा, फिर किधर जाएंगे, लेफ्ट लंबर, फिर लेफ्ट अपर हाइपोकोंड्रियम, इसके बाद एपिगैस्ट्रिक पे आएंगे, फिर अम्बिलिकस पे जाएंगे, फिर हाइपोगैस्ट्रिक में जाएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। इसको हम कहते हैं, देखिए इसको हम कहते हैं एस पैटर्न। क्या कहते हैं, एस पैटर्न। तो जब हम एब्डोमेन की पाल्पेशन करते हैं, चाहे वो सुपरफिशियल हो या डीप पाल्पेशन हो, वी शुड गो फॉर एस पैटर्न। क्या करेंगे, एस पैटर्न करेंगे। लेकिन अगर हमें सर कहता है कि यू कैन इंस्पेक्ट द एब्डोमेन, ये कमांड इस तरह जाता है कि यू कैन इंस्पेक्ट द एब्डोमेन एंड जस्ट ओनली फोकस ऑन द लीवर। किस पे, लीवर पे। हमें उसने कहा कि आप एब्डोमेन को देखिए ओवरऑल, लेकिन आप परकशन या पल्पेशन सिर्फ किसका करें, लीवर का करें। तो लीवर किस साइड पे होता है, राइट साइड पे होता है, इधर होता है ना। तो आपकी जो परकशन है ना, आपकी जो पाल्पेशन है वो फिर यहां से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आपकी जो पाल्पेशन है वो राइट इलियक फोसा से स्टार्ट होना चाहिए। कहां से, राइट इलियक। इसको हम कहते हैं वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द एब्डोमेन एंड गोइंग अप। किधर जाएंगे, अप जाएंगे टुवर्ड द राइट हाइपर हाइपोकोंड्रियम, क्योंकि लीवर तो इधर पड़ा है ना। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं मिसाल के तौर पे, दिस इज द इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड लीवर। तो हम लीवर की जब पल्पेशन करते हैं तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम राइट इलियक फोसा और हम इस तरह ऊपर की तरफ जाएंगे एंड अनटिल अनलेस वी रीच टू द रिब्स। जब हम कहाँ पे जाते हैं, रिब्स तक पहुंचते हैं, तो आप ऐसा एक्टिंग करेंगे कि मैं लीवर की लोअर बॉर्डर को पल्पेट कर सकता हूँ, ठीक है जी। लेकिन नॉर्मली अनटिल अनलेस, जब तक एक ऑर्गन की एनलार्जमेंट नहीं होती तो हम प्रॉपर तरीके से पल्पेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिब्स के अंदर होता है, तो वहां तक हमारी हाथ जा नहीं सकती। इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनोमेगेली के अलावा हम हर एक ऑर्गन को ऑल द टाइम पल्पेट नहीं कर सकते, ठीक है जी। लेकिन अब आप तरीका देखेगा कि आपने स्टार्ट कहां से करना है। तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दी राइट इलियक फोसा एंड यू हैव टू गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन टू पल्पेट द लीवर। हम लीवर पल्पेशन ऐसे करते हैं। अब मुझे ये बताएं, ये स्टर्नम है, तो स्टर्नम के साथ ये क्लेविकल है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड क्लेविकल। ये क्लेविकल बोन है, इस साइड पे भी है, उस साइड पे भी है, मतलब ये जो क्लेविकल बोन है। अब सवाल ये है कि जब हम इसकी परकशन स्टार्ट करते हैं, कहाँ, क्या चीज, परकशन, तो पेशेंट तो लेटा है, तो हम परकशन रीस्टार्ट कहां से करेंगे, राइट इलियक फोसा से। इधर टेप किया, इधर टेप किया, इस तरह जाएंगे और जब हम रिब्स तक पहुंचेंगे तो वहां पे हम ऐसा फील करेंगे कि ये लीवर का लोअर बॉर्डर है। क्या है, लीवर का लोअर बॉर्डर है। अब जहन में, अब ज्यादातर जो ट्रेनिंग होती है उनके पास मार्कर होता है, वो पेशेंट के उस जगह पे इस तरह डार्ट करता है। इस डार्ट का मतलब होता है कि आपने लीवर का लोअर बॉर्डर फील किया है, ठीक है जी। फिर आप ऐसा करेंगे, ये कौन सा एंगल है, स्टर्नल एंगल है। स्टर्नल एंगल मालूम करेंगे, इसके सामने राइट साइड पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है। कौन सा है, सेकंड इंटरकोस्टल। तो आप पे परकशन स्टार्ट करेंगे कहां से, सेकंड इंटरकोस्टल, और किधर जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे। यहां से हमने स्टार्ट किया था, डाउनवर्ड से किधर गए, अपवर्ड गए। अब यहां से नीचे से ऊपर जाना, ये इसलिए कर रहे हैं कि लीवर की लोअर बॉर्डर को हम परकस करें। और जब आप यहां से स्टार्ट करते हैं, नीचे आ रहे, ये किसके लिए होता है, अपर बॉर्डर ऑफ द लीवर के लिए होता है। लेकिन आपसे सवाल वो सर ये पूछेगा कि अगर लीवर नॉर्मल है, उसका साइज बड़ा नहीं है, नॉर्मल है, तो यूजुअली 95% लोगों में जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है उसके अंदर अपर बॉर्डर ऑफ द लीवर होता है। तो अपर बॉर्डर ऑफ द लीवर पल्पेटेड इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। कहां पे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। लेकिन अब मुझे ये बताएं, मिसाल के तौर पे देखें, अगर ये आप लोग इमेजिन करें कौन सा स्पेस है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, तो आप लोग मुझे थोड़ा सा गौर से देखें, ये वाला जो लाइन मैंने ड्रा की है या ये वाला लाइन मैंने ड्रा की है और ये लाइन मैंने ड्रा की है, इसमें क्या फर्क है। हाँ जी, इन तीन लाइन में फर्क यह है कि आपने इमेजिन करना है कि आपने क्लेविकल को एज अ लैंडमार्क रखना है। तो आप जब नीचे जाते हैं परकस करके, तो आपने क्लेविकल के मिड से जाना है। तो आप कहेंगे कि अपर बॉर्डर ऑफ द लीवर नॉर्मली प्रेजेंट इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द राइट साइड एट द मिड क्लेविकुलर लाइन। कहां पे, मिड क्लेविकुलर लाइन। तो आप लोगों ने आंसर इस तरह करना है, हमने न यहां से जाना है न हमने यहां से जाना है। हमने अगर परकस करना है तो हमें बिल्कुल मिड क्लेविकुलर लाइन से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो दैट विल बी द अपर बॉर्डर ऑफ द लीवर। जब आप फिर क्या करते हैं, एक डाट आपने यहाँ पे क्या होगा, एक डाट आप यहाँ पे करेंगे, फिर इन दोनों डाट को मिलाने के लिए इसको मैयर करेंगे। क्या करेंगे, मैयर करेंगे। इसको कहते हैं नॉर्मल लेंथ ऑफ द लीवर या नॉर्मल स्पेन ऑफ द लीवर। और जो लीवर है उसका जो नॉर्मल अपर बॉर्डर से लेकर लोअर बॉर्डर तक जो फासला होता है वो तकरीबन 10 से 14 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 10 से 14 सेंटीमीटर। तो अगर फॉर एग्जांपल लोअर बॉर्डर और अपर बॉर्डर आप मार्क कर दे और उसका साइज 14 से क्या जाए, ज्यादा, देन इट इज हेपेटोमेगेली। फिर इसको क्या कहते हैं, हेपेटोमेगेली। अगर वो 15 से 18 के दरमियान आ जाए तो वो माइल्ड हेपेटोमेगेली है। 18 से 20 के दरमियान आ जाए वो मॉडरेट है, और अगर 20 से ज्यादा है तो वो प्रोमिनेंट या सुवियर हेपेटोमेगेली होता है। ठीक है जी। सो हेपेटोमेगेली व्हेन द स्पेन ऑफ द लीवर इज मोर देन 14 सेंटीमीटर। लेकिन आजकल क्या होता है, परकशन इतना मैटर नहीं करता। आजकल हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं। ठीक है, पेशेंट आता है, उसको कोई यरकान है, उसको जाइंटिस है, लीवर मसला है, तो हम डायरेक्ट उसको क्या लिखते हैं, अल्ट्रासाउंड लिखते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर आप यहाँ पे मिस कर भी जाए
but still you suspect that my patient may have hepatomegaly. For that you have to go for investigation and that is ultrasound. क्या कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं राइट इलियक फोसा से, ऊपर जाते हैं, जब आप ये कोस्टल मार्जिन तक पहुंचते हैं ना, रिब्स तक, तो यहाँ पे आपने रुकना है और आप ऐसा एक्टिंग करेंगे कि लोअर बॉर्डर ऑफ द लीवर है, और फिर आपने ऊपर से स्टार्ट करना है फ्रॉम द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, नीचे आना है। 3 टैप करने के बाद आप इमेजिन करें कि आप किस स्पेस में पहुंच गए हैं? 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। बट शर्त ये होना चाहिए एट द मिड क्लेविकुलर लाइन। और फिर जो ऊपर वाला डार्ट है वो नीचे वाले डार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, इसको मेजर करेंगे, तो जितना स्पेन बनेगा वो लीवर लेंथ होता है। ठीक है जी, ये हम ऊपर से आ रहे हैं और ये हम नीचे से जा रहे हैं। ये लीवर का अपर बॉर्डर है और ये लीवर का लोअर बॉर्डर है। अपर इज ऑलवेज क्रेनियल। क्या होता है? क्रेनियल। क्रेनियल का मतलब होता है स्कल, तो ऊपर है कि नीचे? ऊपर है। और कार्डल का नाम सुना है कि नहीं? कार्डल मतलब ये एम्ब्रियो के अंदर हम पढ़ते हैं CAUDAL, दैट इज कॉल्ड कार्डल। कार्डल का मतलब लोअर। इसको हम क्रेनियो कार्डल लेंथ ऑफ द लीवर भी कहते हैं। तो जो क्रेनियो कार्डल लेंथ है, अपर बॉर्डर से लोअर बॉर्डर की तरफ जो लेंथ है, वो एक एडल्ट लीवर का तकरीबन 10 से 14 सेंटीमीटर होता है। ठीक है जी, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द लीवर। अभी हम एक बंदे को लिटा के डिमॉन्स्ट्रेशन की शक्ल में परफॉर्म करेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग को स्टेप्स आने चाहिए कि लीवर की पल्पेशन कहां से स्टार्ट करनी है, लीवर की परकशन कहां से स्टार्ट करनी है, और फिर हम इसको क्या करेंगे। तो अगर आपको कमांड मिलता है कि यू कैन इंस्पेक्ट द एब्डोमेन ऑफ अ पेशेंट एंड यू ओनली फोकस ऑन द लीवर, तो आपने इंस्पेक्शन तो पूरे एब्डोमेन की कर ली है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? फिर इसके बाद आप कहेंगे कि मुझे अभी हल्का सा हाथ लगा के आपकी पेट का मुआयना करना है। अब लीवर हमें सिर्फ मिला है, लीवर, एब्डोमेन नहीं। क्या मिला है? लीवर। तो कहां से स्टार्ट होगी? वेरी गुड। अगर पूरी एब्डोमेन मिल रही होती तो हम यहां से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो लीवर में जब आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो पहले आप सुपरफिशियल पल्पेशन करेंगे, फिर यू हैव टू लुक फॉर एनी टेंडरनेस, एनी रिजिडिटी या एनी मास व्हेन यू गो सुपरफिशियल पल्पेशन फ्रॉम द लोअर पार्ट टुवर्ड द अपर पार्ट। फिर इसके बाद आप पेशेंट को कहे कि अभी थोड़ा सा मैं हाथ दबा के मुआयना करूंगा। इसका मतलब यह है चाहे पूरे एब्डोमेन का करना हो, चाहे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का करना हो, पल्पेशन में सुपरफिशियल और डीप सब में आता है। तो आप लोगों को ये चीज नहीं भूलना है, सुपरफिशियल अलग करेंगे और डीप अलग करेंगे। लेकिन जब आप डीप पल्पेशन करते हैं, एक बात ऐसा याद करें जिसपे आपको एग्जामिनर और भी ज्यादा नंबर दे सकता है, आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रेथ। तो जब आप पल्पेट करते हैं, जोर देते हैं और पेशेंट सांस भी लेता है, तो आपको स्पेस दे रहे हैं कि नहीं? जब इंसान सांस लेता है तो आपकी हाथ और भी अंदर जाती है, और जब ये और अंदर जाती है तो आया आप ऑर्गेनोमेगाली आराम से फील कर सकते हैं कि नहीं? तो व्हेन यू गो फॉर डीप पल्पेशन, आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रेथ। तो जब पेशेंट डीप ब्रेथ करेगा, देन दैट टाइम यू कैन चेक फॉर ऑर्गेनोमेगाली। तो ये हमारे पास क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड लीवर पल्पेशन। और इसके बाद लीवर परकशन होता है, लेकिन लीवर के लिए अस्कल्टेशन नहीं होता है। तो हम जस्ट इंस्पेक्शन करेंगे, पल्पेशन करेंगे और परकशन करेंगे। इसमें अस्कुल्टेशन का रोल नहीं होता है। अस्कुल्टेशन हम तब करते हैं जब हमें पूरी एब्डोमेन मिल रही होती है, ताकि एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म चेक करें, कोई रीनल ब्रूई चेक करें, उनके लिए हम फिर क्या करेंगे? अस्कुल्टेशन करेंगे। अब कभी कभार एग्जामिनर कहता है कि यू कैन गो इंस्पेक्ट द एब्डोमेन एंड फोकस ऑन द स्प्लीन। किस पे? स्प्लीन पे। अब मुझे ये बताए जो स्प्लीन है वो तो यहाँ पे पड़ा है, कहाँ पे? लेफ्ट अपर हाइपोकोंड्रियम। अब ये जो जगह है इसमें हमारे पास कौन सा ऑर्गन है? दैट इज स्प्लीन। अब ये वाला कौन सा ऑर्गन था? वेरी गुड। अब आप इमेजिन करें कि ये लीवर है और ये स्प्लीन है, तो हम राइट इलियक फोसा से स्टार्ट करके ऊपर आते हैं लीवर की तरफ। लेकिन जहन कहता है कि जब स्प्लीन है तो फिर लेफ्ट इलियक फोसा से आना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड इज राइट इलियक फोसा। कौन सा? राइट इलियक फोसा। और हम यहां से जाके अम्बिलिकस के थ्रू जो है ना वो लेफ्ट अपर हाइपोकोंड्रियम में जाते हैं। तो हमने पल्पेट यहां से करना है और ऐसे जाके हम लेफ्ट अपर हाइपोकोंड्रियम में जाएंगे। चाहे हम परकशन भी करेंगे तो हम यहां से जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है, हम यहां से क्यों नहीं जाते? एक आप लोगों ने आंसर करना है। इसीलिए सर कि जब स्प्लीन का एनलार्जमेंट होता है स्प्लीनोमेगाली, तो उसका जो टिप होता है दैट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड द अम्बिलिकस। तो अगर स्प्लीनोमेगाली होगी और हम यहां से जाएंगे तो शायद हम उसको मिस कर जाए। इसलिए हमें राइट इलियक फोसा से स्टार्ट करना है, अम्बिलिकस के थ्रू हम लेफ्ट अपर हाइपोकोंड्रियम में जाएंगे टू लुक फॉर एनी एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, दैट इज कॉल्ड स्प्लीनोमेगाली। और आप लोग को मैंने शायद ये बताया था कि कभी कभार स्प्लीन इतना एनलार्ज हो जाता है कि उसका जो टिप है वो किसको क्रॉस करता है? अम्बिलिकस को। इसको मैसिव स्प्लीनोमेगाली कहते हैं। क्या कहते हैं? मैसिव स्प्लीनोमेगाली। तो चाहे हम लीवर को पल्पेट करें, चाहे हम स्प्लीन को पल्पेट करें, स्टार्ट हम कहां से लेंगे? राइट इलियक फोसा से लेंगे। ठीक है जी। तो राइट इलियक फोसा से हम कॉमन स्टार्ट लेंगे एंड वी हैव टू गो फॉर पल्पेशन ऑफ बोथ दीस टू। फिर किडनी की पल्पेशन है, वो भी हम बंदे को लिटा के आप लोग को तरीका बताऊंगा कि किडनी को पल्पेट कैसे करते हैं। किडनी की जो पल्पेशन होती है आप लोग लेके इसको कहते हैं बाई मैनुअल पल्पेशन। इसको हम क्या कहते हैं? बाई मैनुअल पल्पेशन। सो वट एवर वी पल्पेट द किडनी दैट इज कॉल्ड बाई मैनुअल पल्पेशन, या इसको हम कहते हैं बेलोटिंग प्रोसीजर। BALLOTING, बेलोटिंग प्रोसीजर। तो बेलोटिंग प्रोसीजर या बाई मैनुअल पल्पेशन ये किसके लिए की जाती है?
किडनी के लिए की जाती है। किडनी में कोई सिस्ट है, लाइक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, किडनी में कोई हिमाटोमा है, तो वो हम पाल्पेशन के ऊपर मालूम कर सकते हैं। तो एनी सिस्ट इन द किडनी, एनी हिमाटोमा इन द किडनी, और कभी कभार लार्जर स्टोन, नॉट ऑल द टाइम, लार्जर स्टोन, बिग स्टोन्स इन द किडनी, हम कभी कभार अगर वो बाहर यूरेटर की तरफ, स्टक की तरफ आ रहे तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, पल्पेट कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें आप लोग को एब्डोमेन में मिलती है। व्हेन यू गो टू द एग्जामिनर साइड, आप लोग को इन तीन के बारे में वो कमांड देती है। अब आप लोग के लिए एक वाइवा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ स्प्लीनोमेगेली। आप लोगों से वो ये पूछते हैं कि स्प्लीनोमेगेली की वजूहात क्या है। तो लिखे कॉजेज ऑफ स्प्लीनोमेगेली, कॉजेज ऑफ स्प्लीनोमेगेली, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए स्प्लीनोमेगेली जब आप पढ़ते हैं तो उसकी जो काजेज है, नंबर 1 इसमें तो आप लोग लिखे थैलेसीमिया, क्या है, दैट इज कॉल्ड थैलेसीमिया, ठीक है जी। नंबर 2 आप लोग लिख सकते हैं कि स्प्लीनोमेगेली मलेरिया में होता है, दैट इज मलेरिया, ठीक है, मलेरिया। स्प्लीनोमेगेली सीन इन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, एब्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन है, यहाँ पे लिखे दैट इज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, मोनोन्यूक्लियोसिस। दिस इज द इन्फेक्शन काज्ड बाय एब्स्टीन बार वायरस। इसमें इनिशियली फेरेंजाइटिस होता है और फिर जाके एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस में होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, सीएमएल का नाम सुना है कि नहीं, सीएमएल के अंदर भी स्प्लीनोमेगेली होती है। नेक्स्ट लिखे अनदर इज कॉल्ड फॉर एग्जांपल दैट इज नीमन पिक डिजीज, दैट इज नीमन पिक डिजीज। और जो नीमन पिक डिजीज है ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, ठीक है जी, इसमें भी स्प्लीनोमेगेली होती है। तो स्प्लीनोमेगेली के इस तरह बहुत सारे काजेज है। स्प्लीन से जो वेन ब्लड लेता है उसका नाम स्प्लीनिक वेन है, और स्प्लीनिक वेन वो ब्लड आगे किसको देती है, पोर्टल वेन को। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो पोर्टल वेन होता है ये लीवर में जाता है। अगर लीवर सिरोसिस है तो पोर्टल हाइपरटेंशन होगी कि नहीं, और पोर्टल वेन के अंदर जब प्रेशर बढ़ेगी वो बैक साइड स्प्लीनिक वेन पे आएगी, और स्प्लीनिक वेन जो है वो फिर आगे ब्लड नहीं दे पाएगी। तो वीनस रिटेंशन इन द स्प्लीन, दैट इज कॉल्ड स्प्लीनिक कंजेशन। इसको क्या कहते हैं, स्प्लीनिक कंजेशन। कंजेशन का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ वीनस ब्लड, तो इसका मतलब लिखे पोर्टल हाइपरटेंशन, इसमें भी स्प्लीनोमेगेली होती है। तो 4-5 इस तरह बातें आप लोग को आनी चाहिए जिस पे अगर वो आप लोगों से पूछे तो दीज आर द कॉजेज ऑफ स्प्लीनोमेगेली, ठीक है जी। और अगर आप लोगों को पता है पोर्टल हाइपरटेंशन किस वजह से होती है, कुछ क्रोनिक लीवर डिजीज की वजह से, तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सीरोसिस, इन सब के अंदर क्या होती है, स्प्लीनोमेगेली होती है। पाकिस्तान के अंदर जिस बंदे का स्प्लीन एनलार्ज होता है ना अल्ट्रासाउंड में, तो पहला सवाल ये होता है आपको यरकान वगैरह तो नहीं है, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी एंड सी है दे कैन डैमेज द लिवर फॉर लॉन्गर टाइम। ये क्रोनिक लिवर डिजीज कराती है और इनके अंदर स्प्लीनोमेगेली होती है, ठीक है जी। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ स्प्लीनोमेगेली। फिर इस तरह कॉजेज ऑफ हेपेटोमेगेली, ये आप लोग को शायद मतलब ये है कि 2-3 जो है आनी चाहिए, तो आप लोग लेके कॉजेज ऑफ हेपेटोमेगेली मैं क्विकली बताता हूँ कि वो कॉजेज जिसके अंदर लीवर एनलार्ज होता है उसकी कॉजेज कौन सी है। नंबर 1 राइट साइड हार्ट फेलियर, किसके अंदर, राइट साइड हार्ट फेलियर। जब राइट साइड हार्ट फेल होता है तो बैक प्रेशर की वजह से लीवर के अंदर क्या होता है, देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द लीवर, दैट इज कॉल्ड हेपेटोमेगेली। नेक्स्ट है बर्चेरिया सिंड्रोम, ये नाम सुना है कि नहीं, बर्चेरिया सिंड्रोम, ये हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसके अंदर भी हेपेटिक कंजेशन होती है, तो इसके अंदर भी हेपेटोमेगेली। नेक्स्ट लिखे हेपेटाइटिस, इनिशियली जब लीवर डैमेज होता है तो लीवर साइज थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। और किसी को याद है कि नहीं, शाबाश। हेपेटोमेगेली की वजूहात कौन कौन सी है, एनीवन, हाँ, क्रोनिक लीवर डिजीज जो है उसमें भी माइल्ड हेपेटोमेगेली लिख सकते हैं, बट जब अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है इसमें भी हेपेटोमेगेली होती है, ठीक है जी। और इस तरह एक डिजीज है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, वान गिर की डिजीज का नाम सुना है कि नहीं, वान गिर डिजीज, इसके अंदर भी हेपेटोमेगेली होती है। तो 3-4 ऐसे हैं जो आप लोगों ने हेपेटोमेगेली के काज याद रखना है, और 3-4 स्प्लीनोमेगेली के काज याद रखना है, ठीक है जी। तो दैट इज उस डिजीज का नाम है, ये हमने बायोकेम में पढ़ा है, स्पेशली एनआरई स्टेप 1 के अंदर, इसका नाम है वान गिर की डिजीज। इसका मतलब क्या है, वान गिर की, ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है जिसमें ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है जी। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट यू पीपल मस्ट नो फॉर द हेपेटोमेगेली। अब इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे, इसको हम परफॉर्म तो करेंगे अभी प्रॉपरली, लेकिन इसके बाद लेके चेस्ट एग्जामिनेशन के स्टेप्स लेके, कि जब हम अभी दूसरे क्लास में आएंगे तो हम चेस्ट और एब्डोमेन दोनों को एग्जामिन करेंगे, फिर इसकी थ्योरी लिखते हैं, फिर दोनों को इकट्ठा हम एग्जामिन करेंगे। तो हेडिंग दे दे एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट, ये तो एब्डोमेन खत्म हो गया, इसमें लीवर, किडनी और स्प्लीन, ये 3 चीजें आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट, कि जब आपको कमांड मिलता है कि आपने चेस्ट एग्जामिन करना है तो व्हाट यू हैव टू लुक फॉर। देखिए ये चेस्ट वाला एग्जामिनेशन ज्यादातर आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि हमने प्रीकार्डियम किया है, तो जो इंस्पेक्शन प्रीकार्डियम का है वो यहाँ पे लंग्स का भी है, क्योंकि चेस्ट तो दोनों है ना। जब आप चेस्ट को एक्सपोज करते हैं, चाहे आप प्रीकार्डियम में जाए या लंग्स में जाए, इंस्पेक्शन में हम एक ही चीज देखते हैं कि कोई साइनोसिस है कि नहीं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है कि नहीं, एसिमेट्री है कि नहीं, ये हमने उधर भी लिखे है, इधर भी सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें 2-3 चीजें जो आप लोगों को एक्स्ट्रा बताऊंगा वो आप लोगों ने लिखना है।
देखें, एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट जो होता है ये दो तरह का होता है। या तो कभी कभार कमांड मिलता है कि एग्जामिन द चेस्ट फ्रॉम द फ्रंट साइड, और कभी कभार कहते हैं एग्जामिन द चेस्ट फ्रॉम द बैक साइड। तो इसका एक फ्रंट कमांड आ सकता है, एक बैक कमांड आ सकता है। अगर वो ये कहे कि इस मरीज की छाती की एग्जामिनेशन करें तो उसमें फिर फ्रंट भी है और बैक साइड भी है। कभी कभार वो कहते हैं एग्जामिन प्रीकार्डियम, तो इसका मतलब चेस्ट के अंदर वो हार्ट का बता रहे। कभी कभार वो कहते हैं एग्जामिन द चेस्ट फोकस ऑन द हार्ट या फोकस ऑन प्रीकार्डियम, तो फिर आप स्पेसिफिकली अस्कुल्टेशन वगैरह करते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे हैं, इसमें सबसे पहले वही बात है सैनिटाइज वाला। ठीक है, सैनिटाइज हैंड, इनिशियली वी शुड गो टू सैनिटाइज द हैंड, एक आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर 2 लिखें, दैट इज दी राइट साइड अप्रोच। राइट साइड अप्रोच, पेशेंट की हम राइट साइड अप्रोच करते हैं। और यहाँ पे लेके एडिक्वेट एक्सपोजर, लेकिन एडिक्वेट एक्सपोजर के लिए हम पेशेंट से पहले क्या लेंगे, कंसर्ट लेंगे, कि जब तक हम पेशेंट से कंसर्ट नहीं लेंगे तो हम एक्सपोजर नहीं करा सकते। तो हमें पेशेंट को बताना है कि आपकी छाती का मुआयना करने के लिए आप अपनी कमीज उतार दे। ठीक है जी, या आप अपनी शर्ट उतार दे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भरपूर ताउन करेंगे। जब वो एक्सपोज होता है यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी इंस्पेक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे, इंस्पेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक दो बातें मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताने लगा हूँ कि इंस्पेक्शन में आप लोगों ने क्या करना है। इंस्पेक्शन में आप सबसे पहले स्टार्ट करें बेड एंड, टो एंड से। कहाँ से, टो एंड से, और पेशेंट 45 एंगल में होगा। किस में होगा, 45। अगर वो कंप्लीटली सुपाइन में चला गया तो आप जब बेड एंड पे आते हैं फिर आपको उस तरह चेस्ट प्रोमिनेंट नजर नहीं आता, तो पेशेंट थोड़ा सा अपराइट होना चाहिए। जब आप यहां से देखेंगे तो उसका चेस्ट आपको सीधा नॉर्मल नजर आना चाहिए। ठीक है जी, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, बेड एंड से स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद जनाब हम क्या करते हैं, पेशेंट की हैंड एग्जामिनेशन करते हैं। ये बहुत अहम है, मतलब हम करते हैं चेस्ट एग्जामिनेशन है बट इसके अंदर हैंड इंस्पेक्शन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब मैं बताऊंगा कि इसका वजह क्या है। तो यहाँ पे जो इंस्पेक्शन है, स्टार्ट फ्रॉम टो एंड ऑफ द बेड। ठीक है, एंड ऑफ बेड, हम टो एंड ऑफ द बेड से स्टार्ट करते हैं और यहां पे लेके लुक फॉर हैंड। ठीक है, अब हैंड के अंदर हम क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर हम तो छाती का मुआयना करेंगे, हम हाथ क्यों देखते हैं। हम हाथ इसलिए देखते हैं कि कोई नेल चेंजेस है कि नहीं, या पेरिफेरल साइनोसिस है कि नहीं। जब लंग का प्रॉब्लम होता है तो साइनोसिस हो सकता है कि नहीं, और वो साइनोसिस हमें हाथ पे नजर आ सकती है। नंबर 2, आप मरीज को कहें कि अपने हाथ को सीधा रखें, अब वो सीधा रखेगा और उसमें ट्रेमर है, फाइन ट्रेमर इज अ हॉल मार्क ऑफ बीटा टू एगोनिस्ट टॉक्सिसिटी। क्या पता आपका पेशेंट आस्थमा का है, वो दमे का मरीज है और वो सल्ब्यूटामोल ले रहे, क्या ले रहे, सल्ब्यूटामोल, एल्ब्यूटारोल ले रहे। वेंटुलिन का नाम सुना है कि नहीं, वेंटुलिन टैबलेट अगर बंदा ज्यादा खाता है या उसकी पफिंग ज्यादा करता है तो उसमें फाइन ट्रेमर होते हैं। सो फाइन ट्रेमर हैव टू लुक फॉर बीटा टू एगोनिस्ट टॉक्सिसिटी, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये भी आप लोगों को मैं करा के बताऊंगा। और एक शिमराट विंडो देखते हैं, क्या देखें, शिमराट विंडो। ये जो शिमराट विंडो है ये इसलिए देखते हैं कि पेशेंट में कोई क्लबिंग तो नहीं है, और अगर क्लबिंग है, ड्रम स्टिक अपीयरेंस ऑफ द नेल है, तो ये भी हमें ये बता रहे कि हाइपोक्सिया है। क्या बता रहे, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इज अ प्रॉब्लम ऑफ द लंग डिजीजेस। तो आप लोगों ने हाथ में 3-4 चीजें क्विकली आप लोगों ने देखनी है। नंबर 1 शिमराट विंडो के लिए बताएंगे, फिर उसको कहेंगे कि हाथ सीधा रखे टू सी फॉर फाइन ट्रेमर एंड दैट हैज टू लुक फॉर बीटा टू टॉक्सिसिटी। ठीक है जी, ये हम हैंड की एग्जामिनेशन में करते हैं। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, आप उसका पल्स भी लेंगे तो वो भी इतना मतलब यह के ले सकते हैं, बट यहाँ पे पल्स इतना मैटर नहीं करता, वो प्रीकार्डियम में होता है। ठीक है जी, क्योंकि पल्स लेना ये एक वाइटल है और ये हर एक एग्जामिनेशन का हिस्सा होना चाहिए। बट ओस्की के अंदर यहाँ पे अगर आप पल्स इग्नोर करेंगे तो वो इतना कुछ कहते नहीं है, लेकिन पल्स जो है वो हम प्रीकार्डियम में जरूर लेते हैं। जब आपको कहते हैं एग्जामिन द चेस्ट एंड फोकस ऑन द हार्ट या प्रीकार्डियम, तो उसमें पल्स लेना इंतहाई जरूरी हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखे पाल्पेशन। अभी हम चेस्ट की पाल्पेशन करेंगे, तो पाल्पेशन के अंदर हम कौन कौन सी चीजें अब डिस्कस करेंगे। पाल्पेशन में आप मरीज को कहते हैं कि अभी मैं आपकी छाती को हाथ लगा के मुआयना करूंगा। तो पाल्पेशन में सबसे पहले 3 स्टेप्स होते हैं, कितने, 3 स्टेप। नंबर 1 असेस ट्रेकिया पोजीशन। हम क्या चेक करेंगे, ट्रेकिया कि कोई ट्रेकियल शेप तो नहीं है, क्योंकि कभी कभार लंग डिजीजेज होती है, लाइक प्लूरल इफ्यूजन है, नीमोथोरैक्स है, उसके अंदर ट्रेकिया शेप हो जाती है। तो लेके ट्रेकियल पोजीशन सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आया जो ट्रेकिया है वो इन पोजीशन है कि नहीं। और नॉर्मल बंदे में याद रखे जो ट्रेकिया होता है ये नॉर्मली हम पाल्पेट नहीं कर सकते, लेकिन हम देखते हैं कि कोई सॉलिड, कोई ग्वाटर वगैरह है कि नहीं है। यह ट्रेकियल शिफ्ट की वजह से जब आप हाथ रखते हैं आपका हाथ अंदर ही चला जाता है, बिल्कुल लूज होता है जगह, क्योंकि ये अंदर इससे नहीं जाता क्योंकि पीछे ट्रेकिया है। अगर वो शिफ्ट है तो आप जब हाथ रखते हैं तो आप लूज फील करते हैं, वो अंदर की तरफ जाता है। तो जब आप लंग्स पैथोलॉजी में जाएंगे, ट्रेकियल डेविएशन या पैथोलॉजी का अपोजिट साइड हो सकता है या सेम साइड हो सकता है। अगर एक पेशेंट है उसको लंग्स में पैथोलॉजी राइट साइड पे है और उसका ट्रेकिया डिविएट किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, तो कोई पुशिंग इफेक्ट होगा, कोई प्रेसिंग इफेक्ट होगा जो ट्रेकिया को दूसरी साइड पे ले गया है। उसका एग्जांपल मैसिव प्लूरल इफ्यूजन है। क्या है, मैसिव प्लूरल इफ्यूजन है।
न्यूमोथोरैक्स है। क्या है? न्यूमोथोरैक्स है। इनके अंदर क्या होता है? ट्रेकियल डेविएशन अगर ऑन दी अपोजिट साइड, तो मैसिव प्लूरल इफ्यूजन एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स, इन दोनों के अंदर ट्रेकियल डेविएशन अपोजिट साइड पे होती है। कभी कभार क्या होता है, अगर लंग्स का मसला लेफ्ट साइड पे है और ट्रेकिया भी उस तरफ डिविएट है, तो वो क्लासिकली लंग्स कोलैप्स में होता है। किस में होता है? लंग्स कोलैप्स। जब लंग्स कोलैप्स कर जाता है तो अपनी साइड ही ट्रेकिया को खींच लेता है। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड एटिलेक्टेसिस। उसका नाम क्या है? एटिलेक्टेसिस, लंग्स कोलैप्स या लंग्स फाइब्रोसिस। किसके अंदर? लंग्स फाइब्रोसिस। ये आप लोग के वाइवा क्वेश्चन है कि लंग्स फाइब्रोसिस या लंग्स कोलैप्स के अंदर जो ट्रेकिया है वो सेम साइड ऑफ पैथोलॉजी में डिविएट होता है, और जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स या प्लूरल इफ्यूजन है उसमें ट्रेकिया अपोजिट साइड पे डिविएट होता है। ठीक है जी, तो हम पाल्पेशन के अंदर चेस्ट में सबसे पहले किसको चेक करेंगे? ट्रेकियल पोजीशन। नंबर 2 चेक लेके चेस्ट एक्सपांशन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? चेस्ट एक्सपांशन। अब जो चेस्ट एक्सपांशन है उसमें हमें यह पता होना चाहिए कि हम मरीज को कहेंगे कि लंबी सांस ले ले और अपने दोनों हाथों से उसका चेस्ट पकड़ेंगे, और फिर जब वो सांस लेता है तो हमारे हाथ खुल जाएंगे, और फिर जब सांस छोड़ता है हमारे हाथ फिर वापस आएंगे। अभी हम करके दिखाएंगे, दैट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपका एक हाथ ज्यादा जा रहे हैं और एक हाथ कम जा रहे हैं, तो मतलब एसिमेट्री ऑफ द थंब मूवमेंट चेक करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि दोनों लंग्स के अंदर एक्सपांशन की कैपेबिलिटी सेम है कि नहीं है। आपसे सर पूछेगा कि अगर लंग्स एक्सपांशन आप फील करें कि कम है तो क्या हो सकता है? दैट इज कंसोलिडेशन, निमोनिया हो सकता है, और ट्यूबरकुलोसिस। जो ट्यूबरकुलोसिस है या निमोनिया है उसके अंदर लंग्स एक्सपांशन कम हो जाती है। क्या हो जाती है? लंग एक्सपांशन कम हो जाती है। आप लोगों ने एक डिजीज का नाम सुना होगा, एम्फाइसीमा। क्या? एम्फाइसीमा, जिसमें लंग्स कंप्लायंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, उसमें इलास्टिक रिकॉइलिंग ऑफ द लंग्स खराब हो जाती है। तो एम्फाइसीमा के अंदर लंग्स एक्सपांशन बियॉन्ड द लिमिट बढ़ता है, और जहां पे कंसोलिडेशन है, निमोनिया है, टीबी है, उसमें लंग एक्सपांशन कम हो जाती है। ठीक है जी, तो हम ये चेक करेंगे, दैट इज चेस्ट एक्सपांशन, एंड दैट वी हैव टू लुक फॉर स्पेशली इन द पाल्पेशन। और नेक्स्ट लिखे एपेक्स बीट मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? एपेक्स बीट। अब ये जो एपेक्स बीट है, चाहे हम प्रीकार्डियम करें, चाहे हम लंग्स पैथोलॉजी चेक करें, या हम दोनों में कॉमन मालूम करते हैं। सो एपेक्स बीट जो है ये नॉर्मली लेफ्ट निपल के नीचे होता है, इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है जी, यहाँ पे लिखे एपेक्स बीट। हम क्या मालूम करेंगे? एपेक्स बीट मालूम करते हैं। ओके, ये तीन चीजें ओस्की वाले आप लोगों से मतलब एक्सपेक्ट करते हैं जब आप चेस्ट की पाल्पेशन में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज मैं बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड ओस्की यूके में, यूएस में जब आप ओस्की इन फ्यूचर देंगे, तो यहाँ पे एक और चीज होता है, वोकल फ्रेमेटस उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वोकल फ्रेमेटस। ये नाम सुना है किसी ने कि नहीं? वोकल फ्रेमेटस में क्या होता है कि आप मरीज के छाती पे हाथ रखते हैं और थोड़ा सा नजदीक जाके कहते हैं कि आप 99 बोले। तो जब वो 99 बोलता है तो उसकी जो साउंड वेव्स है वो चेस्ट वॉल से टकरा के हमारे हाथ के अंदर हम फील करते हैं, लेकिन वो थ्रिल्स टाइप होती है, वाइब्रेशन टाइप होती है। क्या होती है? वाइब्रेशन। सो द साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पर्सन दैट वी फील इन द वाइब्रेशन मूड ऑन आवर हैंड, उसको हम वोकल फ्रेमेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? वोकल फ्रेमेटस। लेकिन एमबीबीएस लेवल पे वो हम न चेक करते हैं, न उतना हम उसको सीख सकते हैं। ठीक है जी, ये तीन चीजें बेसिक्स हैं। क्विकली आपने पाल्पेशन में एपेक्स बीट को फोकस करना है, आपने ट्रेकिया पोजीशन देखनी है, और आपने चेस्ट एक्सपांशन देखनी है। ठीक है जी, चेस्ट एक्सपांशन के दो तरीके हैं। या तो हम मरीज को छाती के साथ हाथ लगाकर कहते हैं कि आप डीप इंस्पायर कर एक्सपायर करें, और देखते हैं कि आपका हाथ कितना मतलब एक्सपांड हो रहा है। या आपके पास मेजरिंग टेप होता है, जिस पैमाइश करते हैं मेजरिंग टेप, आप मरीज के छाती के मतलब इर्द गिर्द आप उसको रैप करते हैं। या जब हम मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं, किसी फोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो वो छाती देखते हैं कि नहीं, तो मतलब वो मेजरिंग टेप होता है, और वो आपको कहते हैं कि डीप क्या करे? इंस्पायर करे। जो आप डीप इंस्पायर करते हैं तो वहां से भी पता चलता है कि आपकी चेस्ट एक्सपांशन कितनी हो रही है। ठीक है जी, तो नॉर्मली अगर आपके जो दोनों थंब है, अगर उसके दरमियान जो स्पेस आ रहा है वो एक जैसा है और वो 2 से 4 सेंटीमीटर के दरमियान है, तो फिर ये नॉर्मल एक्सपांशन है। क्या है? नॉर्मल एक्सपांशन। सो द स्पेस बिटवीन टू थंब ड्यूरिंग चेस्ट एक्सपांशन शुड बी यूजुअली अराउंड 2 to 4 सेंटीमीटर। अगर वो 2 से कम है तो वो रिड्यूस एक्सपांशन है, और अगर वो 4 से ज्यादा है तो उसको हम इंक्रीज एक्सपांशन कहते हैं। ठीक है जी, तो एक्सपांशन न कम होनी चाहिए न ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद लिखे परकशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब हम चेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? दैट इज कॉल्ड परकशन। परकशन के अंदर हम एक हाथ रख के दूसरे हाथ पे मारेंगे, एंड वी हैव टू लुक फॉर द रेजोनेंस नोट। क्या चेक करेंगे? रेजोनेंस नोट चेक करेंगे। आप लोग जब रेजोनेंस नोट चेक करते हैं तो इसका एक तरीका होता है। रेजोनेंस नोट आप लोगों से यहाँ पे वो वाइव आप पूछेंगे बस कि रेजोनेंस नोट क्या है। अगर सर कहे कि अगर एक पेशेंट है उसमें परकशन के ऊपर कौन सा नोट आ जाए? रेजोनेंस। तो यहाँ पे आप लोग लिखे, आप लोगों से इस तरह पूछेगा रेजोनेंस नोट, तो आप लोग ये लिखेंगे दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फाइंडिंग। ये क्या है? नॉर्मल फाइंडिंग है। आप लोगों से अगर वो ये पूछे कि नॉर्मल फाइंडिंग में रेजोनेंस नोट क्यों आता है, रेजोनेंस नोट वहां पे होता है जहां पे एयर होता है, और लंग्स के अंदर नॉर्मली एयर होती है। सो व्हेनेवर देयर इज एयर द परकशन नोट विल बी नोन एज रेजोनेंस नोट। अब गौर से सुने, अब मैं लिखता हूं कि अगर एक पेशेंट है उसकी परकशन के ऊपर ये वाली नोट आ जाए, दैट इज कॉल्ड
हाइपर रेजोनेंस। क्या जाए? हाइपर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या है? एयर है। अब हाइपर रेजोनेंस का मतलब कि एयर का लेवल ज्यादा, और एक्सेस एयर अराउंड द लंग इज कॉल्ड, ये न्यूमोथोरैक्स है, ये है इस तरह, ठीक है। तो रेजोनेंस तो एयर है, वो तो नॉर्मल है, बट अगर हाइपर रेजोनेंस है तो एयर का लेवल ज्यादा है, दैट इज टेंशन न्यूमोथोरैक्स, या इसको हम न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। तो न्यूमोथोरैक्स इज अ कंडीशन इन विच देयर इज एक्सेस एयर अक्यूमुलेशन अराउंड द लंग, और इसके अंदर हाइपर रेजोनेंस होता है। फिर इसके बाद देखिए डलनेस। अगर जो परकशन नोड है उसमें डलनेस आ रही है तो लेके कॉन्सोलिडेशन। क्या होगी? कॉन्सोलिडेशन। अब जो कॉन्सोलिडेशन है ये नमूनिया में हो सकती है कि नहीं? कॉन्सोलिडेशन नमूनिया में हो सकती है, ये टीबी में भी हो सकती है, लेकिन कॉमन जो है ये नमूनिया है। सो नमूनिया के अंदर डलनेस परकशन होती है। एक होता है स्टोनी डलनेस। कौन सा? स्टोनी डलनेस। एक तो हार्ड होता है और एक हार्ड लाइक स्टोन होता है, मतलब रॉक जो है पत्थर कितना सख्त होता है, तो उसको स्टोनी डलनेस कहते हैं, वो प्लूरल इफ्यूजन होता है। तो सिर्फ डलनेस कंसोलिडेशन है, बट स्टोनी डलनेस अगर आ जाए वो प्लूरल इफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क है, दैट इज कॉल्ड स्टोनी डलनेस। लेकिन परकशन नोट देकर आप पैथोलॉजी को पिन पॉइंट डायग्नोज तब तक नहीं करेंगे जब आप चेस्ट एक्सरे की मदद नहीं लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन से हम क्लू तो लगा सकते हैं, बट सिर्फ एग्जामिनेशन इज नॉट द की टू एग्जैक्ट डायग्नोसिस। हमें इन्वेस्टिगेशन मजीद करनी है। सर माई प्रोविजनल डायग्नोसिस इज प्लूरल इफ्यूजन बिकॉज ऑफ स्टोनी डलनेस, बट टू कंफर्म माई डायग्नोसिस आई नीड चेस्ट एक्सरे। हम क्या करेंगे? चेस्ट एक्सरे, और इसके लंग्स की जो पेरिफेरी है उसमें हम फ्लूइड चेक करेंगे कि भाई कोस्टोप्रेनिक एंगल क्या है, कार्डियोप्रेनिक एंगल क्या है, तो हम रेडियोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन जब तक हम इन्वेस्टिगेशन मजीद आगे नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन से पिन पॉइंट डायग्नोसिस ऑल द टाइम नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन। Pleural effusion mean that is the accumulation of excess fluid around the lungs. लंग्स के इर्द गिर्द एक्सिस फ्लूइड अक्यूमुलेशन को क्या कहते हैं? प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। तो इन चारों में आप लोगों से वो वाइवा पूछ सकते हैं, तो ये आप लोगों को उस दिन पर आने चाहिए कि रेजोनेंस नोट क्या है, हाइपर रेजोनेंस क्या है, डलनेस क्या है, और स्टोनी डलनेस क्या है। ये हम किस पे मालूम करते हैं? परकशन पे मालूम करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद देखिए अस्कुल्टेशन। हम क्या चेक करेंगे? अस्कुल्टेशन। तो 4 नंबर पे चेस्ट के अंदर भी दैट इज कॉल्ड अस्कुल्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अस्कुल्टेशन में आप लोगों ने ये देखना है कि आया जो चेस्ट की साउंड है वो नॉर्मल है कि नहीं है। अगर सर कहता है कि एक पेशेंट है उसकी अस्कुल्टेशन पे वेजिकुलर ब्रीदिंग है, कौन सी? वेजिकुलर ब्रीदिंग है, तो नॉर्मल फाइंडिंग है। ये क्या है? नॉर्मल फाइंडिंग। यहाँ पे लिखे वेजिकुलर ब्रीथ, वेजिकुलर साउंड या वेजिकुलर ब्रीथ लिखे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फाइंडिंग। आप लोगों ने आज घर जाके काम करना है कि YouTube पे आप लोगों ने एनिमेशन देखनी है, हाउ वेजिकुलर साउंड हियर ऑन स्टेथोस्कोप। तो आपको एक एनिमेशन बताती है कि आप उससे क्लिक करते हैं कि जब हम वेजिकुलर साउंड सुनते हैं तो उसकी जनाब सुनने की जो एक वॉल्यूम होती है या जो नेचर होती है वो किस तरह होती है। फिर इसके नीचे लिखे वो कभी कभार कहता है कि फाइन क्रैकल्स है। क्या है? फाइन क्रैकल्स है। तो यहाँ पे जो फाइन क्रैकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि फाइन क्रैकल्स किस में होते हैं। एक्चुअली जो क्रैकल्स है दैट इज आल्सो नोन एज क्रिपिटेशन, उसका नाम क्या है? क्रिपिटेशन है। मेजॉरिटी डॉक्टर्स कहते हैं जहां पे फाइन क्रैकल्स होते हैं ये यूजुअली पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है। क्या होती है? पल्मोनरी फाइब्रोसिस। और जो फाइन क्रैकल है ये अर्ली पल्मोनरी एडिमा में भी होता है। किसमें होता है? अर्ली पल्मोनरी एडिमा। सो फाइन क्रैकल इन द अर्ली पल्मोनरी एडिमा एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस दोनों के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखे पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस या अर्ली स्टेज ऑफ पल्मोनरी एडिमा, इन दोनों के अंदर क्या होती है? फाइन क्रैकल्स होती है। एक लिखे कोर्स क्रैकल। कोर्स क्रैकल जो है, कोर्स क्रैकल, इसमें आप लोगों को लेके ये हमारे पास किस्म होते हैं, ये डेफिनेट जो है वो एडिमा के अंदर होती है। जब फ्लूइड का लेवल बढ़ता है लेट स्टेज के अंदर, देन द क्रैकल बिकम कोर्स टाइप। पहले फाइन होती है फिर कोर्स होती है। यहाँ पे लिखे पल्मोनरी एडिमा। अब देखिए पल्मोनरी एडिमम, इसके बारे में डॉक्टर्स कहते हैं ना फाइन क्रैकल के बारे में, ये इस तरह की आवाज होती है ना, क्रंची साउंड। जिस तरह एक ड्राई लीव्स है ना, मतलब सूखा हुआ पत्ता है और इसके ऊपर इंसान का पाँव आता है तो एक क्रंच की आवाज आती है कि नहीं, मतलब उसको फाइन क्रैकल्स कहते हैं। जिसमें आप वो क्रंची साउंड डिफरेंशिएट ना करें और इस तरह गड़ की आवाज आ रही है तो ये हमारे पास हो कोर्स क्रैकल होता है। और क्रॉस क्रैकल वहां पे है जहां पे फ्लूइड ज्यादा है और वो कहीं ना कहीं पे मूव कर रहे होते हैं, तो वहां पे फिर क्या होता है? कोर्स क्रैकल साउंड होता है। और कोर्स क्रैकल जो है ये हमारे पास कंजेशन में भी होता है। किसमें होता है? कंजेशन। और जो कंजेशन है इट इज नथिंग बट रिटेंशन ऑफ द ब्लड, और जहां पे ब्लड की रिटेंशन होती है और उसका वॉल्यूम हद से बढ़ जाता है तो फिर वो एडिमा में कन्वर्ट होता है। किसमें? एडिमा में। ये जस्ट 2-3 पॉइंट हैं। और वीजिंग अगर आ जाए, वीजिंग, एक्सपायरेटरी वीजिंग, वो आस्थमा में होता है। किसमें होता है? आस्थमा। तो एक्सपायरेटरी वीज, आस्थमा का मरीज जब सांस लेता है तो हमें उतना पता नहीं चलता, जब वो सांस छोड़ता है तो हमें उसकी साउंड प्रोमिनेंट सुनने को मिलती है। और कभी कभार ये विजिबल वीज होता है या ऑडिबल होता है, मतलब इसको हम सुन भी सकते हैं। जो आस्थमा का मरीज होता है उसकी अगर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है तो जब वो सांस लेता है और सांस छोड़ता है तो स्टेथोस्कोप के बगैर भी कड़े कड़े भी उसकी जो सीटी की आवाज आती है छाती से वो हम सुन सकते हैं। होता ऐसा कि नहीं, इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज ऑडिबल एक्सपायरेटरी वीज। तो जो एक्सपायरेटरी वीज है ये आस्थमा के अंदर होता है।
फिर आप इसके बाद मरीज को कहेंगे कि मैं अपना मुआयना मुकम्मल कर चुका हूँ, आप अपनी कमीज पहन लें और आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दी चेस्ट। ये हम करते हैं इनिशियली, गौर से सुने, इंस्पेक्शन में हम 45 एंगल मेंटेन करते हैं। फिर जब आप यहां से इंस्पेक्ट करेंगे और आप किधर जाएंगे, चेस्ट की तरफ जाएंगे, then tell the patient to lie down in supine position. Inspection should be in 45 angle और फिर closure inspection should be on completely supine condition। एक तो ये है, ये हम फ्रंट ऑफ द चेस्ट की बात करते हैं। किसकी? फ्रंट ऑफ द चेस्ट। अब अगर एक पेशेंट है, आपको कमांड मिलता है कि बैक ऑफ द चेस्ट मालूम करें, वो भी यही है, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड अस्कुल्टेशन, सेम यही है। गलती क्या है जो लोग करते हैं, वो हम ना 45 पे कर सकते हैं न सुपाइन पे कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो बैक देखना है। तो आप मरीज को कहेंगे कि आप बैठ जाइए। ठीक है, जब वो बैठता है तो इंस्पेक्शन के लिए आप उसकी बैक साइड से आते हैं, क्योंकि उसका जो चेस्ट है वो तो आपने बैक साइड से देखना है। तो जब आप चेस्ट एग्जामिनेशन बैक साइड से करते हैं तो मतलब वो बैक साइड की प्रॉपर इंस्पेक्शन पाल्पेशन होगी। और 45 एंगल और कंप्लीट सुपाइन में जो करते हैं वो फ्रंट ऑफ द चेस्ट होता है। ठीक है जी, तो ये फ्रंट ऑफ द चेस्ट और बैक ऑफ द चेस्ट की एग्जामिनेशन है। और एक हमने एब्डोमेन के अंदर 3-4 पढ़े हैं। और आई थिंक अगर आप लोग इसको प्रॉपर पढ़ेंगे तो इससे 1-2 स्टेशन तो जरूर आएंगे। आप लोगों ने NRE2 के कुछ पेपर देखे होंगे, हर एक में एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन भी होता है और चेस्ट भी होता है। तो आज अगर आप लोग ये प्रॉपर पढ़ के जाएंगे, आप लोग का 1-2 स्टेशन यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अभी आप 15 मिनट ब्रेक करें, इसके बाद इसको हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे एक वॉलंटियर लिटाएंगे, एक्सपोज नहीं करेंगे, लेकिन वहां पे जो पेशेंट है उसको एक्सपोज करना है, एक्सपोजर बताने, बट यहाँ पे आप लोगों ने स्टेप सीखने हैं कि स्टेप्स क्या होता है। ठीक है जी, तो 15 मिनट ब्रेक करें। आज जुम्मे का दिन है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं।